नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम आधुनिक भारत का इतिहास और उसमें भारत की स्वाधीनता और भारत का विभाजन नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने भारत की स्वाधीनता के विषय में विस्तार से अध्ययन किया। आज हम भारत का विभाजन के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। भारत का विभाजन। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत आने के बाद अनुभव किया कि कांग्रेस संयुक्त भारत चाहती है और मुस्लिम लीग विभाजित भारत पाकिस्तान, अतः दोनों में समझौता असंभव है। जिन्ना ने सारे देश में गड़बड़ फैला रखी थी, हजारों लोग मर रहे थे और स्थिति बेकाबू होती जा रही थी। इसलिए माउंटबेटन ने देखा कि भारत को विभाजित करने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है। लेकिन महात्मा गांधी ने कहा था कि चाहे सारे भारत को आग लग जाए तो भी पाकिस्तान नहीं बनेगा। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। अतः महात्मा गांधी को पाकिस्तान के लिए सहमत करना असंभव था। इसलिए माउंटबेटन ने पंडित नेहरू तथा सरदार पटेल को पाकिस्तान की स्थापना के लिए सहमत करने का प्रयत्न किया। सरदार पटेल ने बेगुनाहों के कत्लेआम से पाकिस्तान की स्वीकृति अच्छी समझी और नेहरू ने शेष भारत को संगठित और शक्तिशाली बनाना अच्छा समझा। माउंटबेटन ने दोनों की सहमति प्राप्त करने के बाद 3 जून 1947 को भारत विभाजन की योजना प्रकाशित कर दी, जिसे माउंटबेटन योजना कहते हैं। माउंटबेटन योजना का विस्तृत विवेचन अगले अध्याय में किया जाएगा। इस योजना को कांग्रेस ने अपनी 14 जून 1947 की बैठक में स्वीकार कर लिया, किंतु जिन्ना की दृष्टि में जो पाकिस्तान दिया गया था वे लंगड़ा पाकिस्तान था, क्योंकि वे तो सारा बंगाल व असम पूर्वी पाकिस्तान में मिलाना चाहता था और इसी प्रकार सारा पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, सिंध और बलूचिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान में शामिल करना चाहता था। अतः जिन्ना ने लंगड़े पाकिस्तान को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, किंतु माउंटबेटन के दबाव के कारण अंततः उसे स्वीकार करना पड़ा। तत्पश्चात भारत के विभाजन की तैयारी आरंभ हो गई। पंजाब और बंगाल में जिलों के विभाजन तथा सीमा निर्धारण का कार्य एक आयोग को सौंपा गया, जिसकी अध्यक्षता रेड क्लिफ ने की। माउंटबेटन योजना को कार्यान्वित करने के लिए ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसे 16 जुलाई 1947 को पारित कर दिया गया। भारत स्वतंत्रता अधिनियम के अनुसार भारत का बंटवारा कर दिया गया और 15 अगस्त 1947 को दोनों को स्वतंत्रता दे दी गई। महात्मा गांधी विभाजन के कट्टर विरोधी थे, लेकिन कांग्रेस के अधिवेशन में माउंटबेटन योजना का समर्थन करते हुए महात्मा गांधी ने कहा था, मैं विभाजन का आरंभ से ही विरोधी रहा हूं, किंतु अब परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई है कि दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि किन परिस्थितियों से प्रेरित होकर कांग्रेस ने भारत का विभाजन स्वीकार किया। भारत विभाजन की परिस्थिति निम्नलिखित कारणों में अंतर्निहित है। नंबर 1 है सांप्रदायिक दंगे। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्राप्त करने के लिए सीधी कार्रवाई करके सांप्रदायिक दंगों का सूत्रपात किया था। इन दंगों में भीषण हत्याकांड हुआ और अपार संपत्ति का विनाश हुआ। अंतरिम सरकार उन दंगों को रोकने में असमर्थ थी, क्योंकि मुस्लिम लीग की प्रांतीय सरकारें भी उपद्रवकारियों की सहायता कर रही थी। यद्यपि अंतरिम सरकार में सरदार बलदेव सिंह प्रतिरक्षा मंत्री थे,
किंतु सेना और पुलिस पर उनका नियंत्रण नहीं था, क्योंकि इन पर अंग्रेजों ने अंत तक अपना ही नियंत्रण रखा। ये दंगे निश्चित रूप से योजनाबद्ध थे और इनका मात्र उद्देश्य कांग्रेस को आतंकित करके विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार करना था। यदि अंग्रेज चाहते तो इन दंगों को रोक सकते थे, विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार कराना था। यदि अंग्रेज चाहते तो इन दंगों को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, क्योंकि वे ये नहीं बताना चाहते थे कि यदि भारत को स्वतंत्रता दे दी जाती है तो यहाँ के लोग आपस में ही कट मरेंगे। यद्यपि गांधी जी देश का बंटवारा स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, किंतु कांग्रेस को भय था कि यदि यही स्थिति रही तो देश की अराजकता बेकाबू हो जाएगी। इन दंगों को बंद करने तथा बेगुनाह लोगों की हत्याएं रोकने के लिए विभाजन के अतिरिक्त कोई चारा नहीं था। नंबर 2, अंग्रेज प्रशासकों के षड्यंत्र। आरंभ से ही अंग्रेज प्रशासकों की सहानुभूति मुसलमानों के साथ थी। वस्तुतः सांप्रदायिकता का बीजारोपण भी अंग्रेजों ने किया, जबकि उन्होंने मुसलमानों को विधानमंडलों में उनके लिए अलग स्थान देने के लिए प्रोत्साहित किया। सुधार अधिनियमों में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को स्थान देकर हिंदू मुसलमानों के वैमनस्य को और अधिक बढ़ावा दिया। आगे चलकर उन्होंने मुस्लिम लीग की पृथक राज्य की मांग का समर्थन करके उन्हें खूब प्रोत्साहित किया। सांप्रदायिक दंगों से स्थिति बहुत खराब हो रही थी और मुसलमानों को पुलिस, प्रतिरक्षा, सूचना और यातायात विभाग में महत्वपूर्ण पदों पर लगाया जा रहा था। मुस्लिम लीग के समर्थक गैर कानूनी रूप से गोला बारूद और सशस्त्र एकत्रित कर रहे थे। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के सदस्य कांग्रेसी मंत्रियों के लिए सिरदर्द बन गए। अंत में पंडित नेहरू ने तंग आकर कहा कि हम सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए सिर कटवाने को तैयार हो गए। सरदार पटेल ने नवंबर 1947 में नागपुर में भाषण देते हुए कहा कि जब अंतरिम सरकार में आने के बाद मुझे ये पूर्ण अनुभव हो गया कि राजनीतिक विभाग के षड्यंत्रों के द्वारा भारत के हितों को बड़ी हानि पहुंच रही है, तो मुझे विश्वास हो गया कि जितनी जल्दी हम अंग्रेजों से छुटकारा पा ले उतना ही अच्छा है। मैंने उस समय ये महसूस किया कि भारत को मजबूत और सुरक्षित करने का तरीका है कि शेष भारत संगठित किया जाए। सरदार पटेल ने कहा था कि हम उस समय ऐसी अवस्था में पहुंच गए थे कि यदि हम देश का बंटवारा नहीं मानते तो सब कुछ हमारे हाथ से चला जाता। नंबर 3 है अविलंब स्वतंत्रता के लिए। कांग्रेस ने देश का विभाजन अविलंब स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए भी स्वीकार कर लिया। अंग्रेज हमेशा मुस्लिम लीग का पक्ष लेते रहे। लॉर्ड वेवेल मुस्लिम लीग के बिना संविधान सभा बुलाने को तैयार नहीं हुआ। और उसे अंतरिम सरकार में सम्मिलित करने के लिए भारत सचिव के निर्देशों की भी अवहेलना करता रहा। मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में इसलिए लिया गया था कि अंग्रेज दोनों में मतभेदों का बहाना लेकर भारत में रहना चाहते थे। माउंटबेटन ने स्पष्ट कर दिया था कि यदि ऐसी परिस्थितियों में हिंदुस्तान की पार्टियां हमें ठहरने के लिए कहेगी तो हमें ठहरना पड़ेगा। अतः कांग्रेस को विश्वास हो गया था कि यदि अंग्रेज शीघ्र भारत को स्वतंत्र भारत से चले नहीं जाते तो भारत अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा। अंतरिम सरकार में लीग के विभागों में उच्च पदों से लेकर चपरासी तक मुसलमान भरे जा रहे थे और हिंदुओं को निकाला जा रहा था। इसलिए सरदार पटेल ने कहा यदि पाकिस्तान स्वीकार नहीं किया जाता तो प्रत्येक दफ्तर में पाकिस्तान की एक इकाई स्थापित हो जाती। कांग्रेस की बैठक में माउंटबेटन योजना पर विचार प्रकट करते हुए गोविंद वल्लभ पंत ने कहा था 3 जून 1947 की योजना की स्वीकृति ही स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए एकमात्र मार्ग है।
आज कांग्रेस को करो आज कांग्रेस को या तो इस योजना को स्वीकार करना है अथवा आत्महत्या करनी है। नंबर 4 है कांग्रेस की त्रुटिपूर्ण नीति। कांग्रेस सदैव मुस्लिम लीग से समझौता करने को उत्सुक रहती थी। इससे लीग का अनावश्यक महत्व बढ़ गया और वे समझने लगी उसके बिना भारत की संवैधानिक समस्या हल नहीं हो सकती। कांग्रेस ने 1916 में लखनऊ पैक्ट में लीग की बहुत सी बातें मान ली। CR फार्मूले में पाकिस्तान की मांग काफ़ी सीमा तक मान ली गई और इस फार्मूले के संबंध में बातचीत करने के लिए गांधी जी जिन्ना से के पीछे भागते रहे। 14 जून 1947 को कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित नेहरू ने कहा, कांग्रेस भारतीय संघ में किसी भी इकाई को बलपूर्वक रखने के विरुद्ध रही है। सरदार पटेल के भाषणों से भी इस बात का समर्थन मिलता रहा। अतः जिन्ना को यह समझते देर नहीं लगी कि कांग्रेस विवश होकर पाकिस्तान की मांग स्वीकार कर लेगी। मुस्लिम लीग को अनावश्यक महत्व देना और उसके पीछे भागना कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती थी। नंबर 5 है सशक्त भारत की इच्छा। कांग्रेस के नेता मुस्लिम लीग की अड़ंगा नीति और तोड़फोड़ की नीति से तंग आ चुके थे। इसलिए उन्होंने अनुभव किया कि मुस्लिम लीग की इस नीति के कारण भारत कभी सशक्त राज्य नहीं बन सकेगा। जैसा कि सरदार पटेल ने कहा था कि मैंने उस समय महसूस किया कि भारत को मजबूत और सुरक्षित करने का यही तरीका है कि शेष भारत को संगठित किया जाए। मुस्लिम लीग केंद्र को शक्तिशाली नहीं देखना चाहता था। मुस्लिम लीग केंद्र को शक्तिशाली नहीं देखना चाहती थी। इसलिए मंत्रिमंडल मिशन योजना में मुस्लिम लीग की इस मांग को स्वीकार करते हुए केंद्र को निर्बल बनाया गया। केंद्र के निर्बल रहने से भारत कभी भी शक्तिशाली राष्ट्र नहीं बन सकता था। संयुक्त भारत के लिए लीग से समझौता करने का अर्थ होता निर्बल व शक्तिहीन भारत। इसलिए सरदार पटेल ने कहा, बंटवारे के बाद हम कम से कम 75 या 80% भाग को शक्तिशाली बना सकते हैं, शेष को मुस्लिम लीग बना सकती है। इसलिए कांग्रेस को भारत को शक्तिशाली बनाने की इच्छा के कारण देश का विभाजन स्वीकार करना पड़ा। नंबर 6 है जिन्ना की हठधर्मी। भारत के राष्ट्रवादी नेताओं का विचार था कि हमारा संघर्ष मुख्य रूप से अंग्रेजों के साथ है। इसलिए कांग्रेसी नेता जिन्ना से बातचीत करने को सदैव तत्पर रहते थे। जिन्ना ने सदैव इसका अनुचित लाभ उठाया। जिन्ना की हठधर्मी के कारण गोलमेज सम्मेलन और वेवल योजनाएं सफल हो गई और सांप्रदायिक समस्या का कोई हल नहीं निकल सका। वे सदैव कांग्रेस को एक हिंदू संस्था सिद्ध करने का प्रयास करता रहा। 1937 के चुनावों के बाद जिन प्रांतों में कांग्रेस सरकारें बनी उन पर लगातार मनगढ़ंत आरोप लगाकर वे उन्हें मुसलमानों पर अत्याचार करने वाले सरकारें बताता रहा। द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होने पर कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दिए तो जिन्ना ने मुक्ति दिवस मनाया। ऐसी परिस्थिति में सरदार पटेल, मौलाना आजाद तथा अन्य कांग्रेसी नेता इस बात के विरुद्ध थे कि गांधी जी गांधी जी व्यर्थ में जिन्ना के पीछे भागकर उसके मान सम्मान में वृद्धि करे। गांधी जी द्वारा बार बार जिन्ना से बातचीत करने का परिणाम यह निकला कि जिन्ना की हठधर्मी बढ़ती गई। उसने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए देश भर में सांप्रदायिक दंगे फैला दिए और हजारों निर्दोष लोगों के खून से होली खेलना आरंभ कर दिया। पाकिस्तान प्राप्त करके भी वे शांत नहीं हुआ। उसने पाकिस्तान से हिंदुओं को भारत में लेने की मांग की और जब उसकी ये मांग नहीं मानी गई तो उसने हिंदुओं पर अमानवीय अत्याचार करके उन्हें बलपूर्वक वहां से निकाल दिया। जिन्ना की हठधर्मी को प्रोत्साहित करने में न केवल गांधी जी ने योगदान दिया बल्कि अंग्रेज प्रशासकों ने भी अपना योगदान दिया था। वस्तुतः अंग्रेज इसके लिए अधिक उत्तरदायी थे। नंबर 7 है अंतरिम सरकार की असफलता। पंडित नेहरू और सरदार पटेल अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग की कार्रवाई देखकर बहुत दुखी थे।
अंतरिम सरकार में लियाकत अली वित्त मंत्री थे, जो कांग्रेस मंत्रियों की योजना में सदैव बाधा उपस्थित करते थे। कांग्रेस मंत्रियों के विभागों को आवश्यक धन स्वीकृत नहीं करके उन्हें बदनाम करने का प्रयास करते रहे और सरकार का चलाना बिल्कुल असंभव बना दिया। मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में इसलिए शामिल हुई थी क्योंकि मुसलमानों के हितों को वे कांग्रेस के हाथों में नहीं सौंपना चाहती थी और अपने मुकाबले में कांग्रेस को अपनी स्थिति मजबूत न करने देना चाहती थी। ऐसी स्थिति में दोनों में सहयोग उत्पन्न हो ही नहीं सकता था। इसलिए पटेल ने कहा, यदि शरीर का एक भाग खराब हो जाए तो उसको शीघ्र हटाना ठीक है, ताकि सारे शरीर में जहर न फैले। मैं मुस्लिम लीग से छुटकारा पाने के लिए भारत का कुछ भाग देने के लिए तैयार हूं। नेक्स्ट है माउंटबेटन का प्रभाव। सांप्रदायिक दंगों के कारण स्थिति अनियंत्रित होती जा रही थी। इसलिए माउंटबेटन ने अनुभव किया कि भारत को विभाजित करने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं है। अंग्रेजों ने भारत छोड़ने की तिथि जून 1948 की बजाय 15 अगस्त 1947 घोषित कर दी थी। अतः कांग्रेस के सामने केवल दो विकल्प थे, गृह युद्ध या पाकिस्तान। माउंटबेटन ने अपने प्रभाव का प्रयोग करते हुए समझाया कि संयुक्त भारत में मुस्लिम लीग कभी शांति और व्यवस्था नहीं रहने देगी। शांति और व्यवस्था के अभाव में देश सदैव निर्बल रहेगा और फिर जब कोई संप्रदाय भारत में रहना ही नहीं चाहता तो उसे इसके लिए कैसे विवश किया जा सकता। माउंटबेटन के एकाट्य तर्कों का प्रभाव पंडित नेहरू और सरदार पटेल पर पड़ा। पंडित नेहरू ने कहा था कि यदि हमें आज़ादी मिल भी जाती तो भारत निसंदेह निर्बल रहता। इसमें इकाइयों के पास बहुत अधिक शक्तियां रहती थी और संयुक्त भारत में सदैव कलह और झगड़े रहते। इसलिए हमने देश का बंटवारा स्वीकार कर लिया ताकि हम भारत को शक्तिशाली बना सके। जब दूसरे मुस्लिम लीगी मुसलमान हमारे साथ रहना ही नहीं चाहते थे तो हम उन्हें कैसे मजबूर कर सकते थे। इन वक्तव्यों से स्पष्ट पता चलता है कि माउंटबेटन ने अपने प्रभाव का प्रयोग करके पंडित नेहरू व सरदार पटेल को देश विभाजन के लिए तैयार किया था। कांग्रेसी नेताओं के पास भी बंटवारा स्वीकार करने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं था। उपयुक्त कारणों से देश का विभाजन अनिवार्य हो गया था। वस्तुतः देश का विभाजन मुस्लिम लीग का एक षड्यंत्र था, जिसके फलस्वरूप देश में जन हत्याएं हुई और अपार संपत्ति का विनाश हुआ। जिन्ना भारत में खून की होली खेलकर भी कटाफटा दिमक लगा पाकिस्तान ले आया। जिस पाकिस्तान के निर्माण का सपन 1930 में मोहम्मद इकबाल ने देखा था तथा मुस्लिम लीग ने राष्ट्रीयता के सिद्धांतों को तिलांजलि देकर उसे प्राप्त करने का प्रयत्न किया, वह पाकिस्तान एक सोपन ही रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी पाकिस्तान में जो घटनाएं घटी और भारत में उसकी प्रतिक्रिया हुई, इससे इतिहास कलंकित है। भारत की स्वतंत्रता में सहायक तत्व भारत की स्वतंत्रता में अनेक तत्वों ने योगदान दिया था। 1857 के बाद भारत में जो राष्ट्रीय जागरण उत्पन्न हुआ, उस राष्ट्रीय जागरण में अनेक तत्व अंतर्निहित थे। अतः मौलिक रूप से भारत की स्वतंत्रता में निम्न तत्व सहायक सिद्ध हुए। नंबर एक है गांधी जी के नेतृत्व में हुए राष्ट्रीय आंदोलन का भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण योगदान रहा। बाह्य रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सके, किंतु इन आंदोलनों के फलस्वरूप लोगों का
ब्रिटिश शासकों की शक्ति में विश्वास समाप्त हो गया और जनता ब्रिटिश शासकों से सीधी टक्कर लेने लगी। शांतिपूर्ण आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाने व लाठियों की वर्षा करने से लोगों में विदेशी शासकों के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई थी। नंबर 2 है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन इतना कमजोर हो गया था कि वे भारत पर अधिक समय तक नियंत्रण नहीं रख सकता था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री अटली ने स्वयं ब्रिटिश संसद में इस बात को स्वीकार किया था। देश में राष्ट्रीय जागरण केवल नागरिकों तक ही सीमित न रहा, बल्कि इसकी लहर पुलिस व सेना तक पहुंच चुकी थी। आजाद हिंद फौज के अधिकारियों पर चलाए गए मुकदमों के फलस्वरूप सेना में भी नवीन चेतना आ गई थी। इसलिए 1946 में नौसेना का विद्रोह हुआ। इससे अंग्रेज भारतीय सेना की वफादारी पर संदेह करने लगे थे और अंग्रेजों को विश्वास हो गया था कि भारतीय सेना पर निर्भर रहकर भारत पर शक्ति के बल पर शासन किया जा सकता। नंबर 4 है, इंग्लैंड में मजदूर दल की सरकार की स्थापना भारत की स्वतंत्रता के लिए एक महत्वपूर्ण बात थी। मजदूर दल भारत को स्वतंत्रता देना चाहता था और सत्ता में आने से पूर्व ही आम चुनावों के अवसर पर उसने घोषित कर दिया था कि यदि मजदूर दल सत्ता में आया तो भारत को स्वतंत्र कर देगा। इंग्लैंड में जब तक अनुदार दल की सरकार रही, वे भारत में प्रजातीय विभेद की नीति एवं राष्ट्रीय आंदोलन का दमन करने की नीति का अवलंबन करती रही। नंबर 5 है, मुस्लिम लीग द्वारा फैलाए गए सांप्रदायिक दंगों का प्रभाव सेना, पुलिस और प्रशासन में भी फैल चुका था। अतः अंग्रेजों के लिए केवल मुस्लिम लीग की सहायता से अधिक समय तक प्रशासन चलाना असंभव था। नंबर 6, विश्व का जनमत भी इंग्लैंड के विरुद्ध हो रहा था। अमेरिका और चीन निरंतर इंग्लैंड पर दबाव डाल रहे थे कि भारत को स्वतंत्रता दे दी जाए। इंग्लैंड विश्व जनमत की अधिक समय तक अवहेलना नहीं कर सकता था। नंबर 7 है, इंग्लैंड से शीघ्र स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए कांग्रेस ने देश के बंटवारे को स्वीकार कर लिया था। यदि कांग्रेस देश के बंटवारे को स्वीकार नहीं करती तो मुस्लिम लीग से कदापि समझौता नहीं हो सकता था। ऐसी परिस्थिति में अंग्रेज मुस्लिम लीग गठबंधन देश की स्वतंत्रता में देरी उत्पन्न कर सकते थे। अतः कांग्रेस ने देश की शीघ्र स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ी कीमत चुकाई और वे कीमत थी देश का बंटवारा। इंग्लैंड द्वारा भारत को स्वतंत्रता देना उसकी व्यवस्था का भी घातक था। इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही थी और उसे अमेरिका से भारी मात्रा में ऋण लेना पड़ रहा था। व्यापार संतुलन भी भारत के पक्ष में था। अतः युद्ध के समय भारत का भी ऋण इंग्लैंड पर चढ़ गया था। अतः इंग्लैंड के राजनीतिज्ञों में यह धारणा उत्पन्न हो गई थी कि भारत पर अधिक समय तक नियंत्रण बनाए रखना आर्थिक दृष्टि से हानिकारक है। यद्यपि स्वतंत्रता प्राप्ति में कांग्रेस का महान योगदान था, परंतु क्रांतिकारियों और आतंकवादियों के बलिदानों को सर्वथा भूल जाना भी अनुचित होगा। जिस समय सरकार बिल्कुल निरंकुश हो चुकी थी और कांग्रेसी नेताओं का मनोबल गिर रहा था, इन क्रांतिकारियों व आतंकवादियों ने ईंट का जवाब पत्थर से देकर राष्ट्रीय आंदोलन की लहर को गतिमान बनाए रखा। इसके अतिरिक्त भारतीय समाचार पत्रों, लेखकों, विद्यार्थियों, पूंजीपतियों और साधारण जनता ने अपने ढंग से आंदोलन में भाग लेकर भारतीय स्वतंत्रता में सहायता दी। इस प्रकार हमने भारत के विभाजन के विविध कारण पढ़े। धन्यवाद।